गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। हम अपने पिछली क्लास में मेवाड़ का इतिहास शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार पढ़ चुके थे और मेवाड़ में किस वंश का शासन था वो पढ़ चुके थे और हम बप्पा रावल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे की हिस्ट्री शुरू करेंगे। आज जो हम राजा पढ़ेंगे उसका नाम है अल्लट। राजा का नाम क्या है? अल्लट है। अजीब बात है जी, अपने यहाँ नाम को थोड़ा इधर उधर लेकर बोलने की आदत है। तो इसी अल्लट का हम एक नाम लेते हैं आलू रावल। नाम क्या मिलता है हमें इसका? आलू रावल। बचपन में आलू की तरह गोल मटोल रहा होगा तो किसी गली वाले ने कह दिया होगा कि ये तो आलू की तरह है, तो आप पूछा भी रावल कौन, कि आलू रावल। तो आलू रावल कहते हो, इसका नाम क्या हो गया? आलू रावल। इसके टाइम में दो चीजें हैं, देखिए ना। एक तो पढ़ेंगे हम सारनेश्वर प्रशस्ति, एक पढ़ेंगे हम आठपुर का अभिलेख। कौन कौन सी है? एक तो पढ़ेंगे हम सारनेश्वर प्रशस्ति और एक पढ़ेंगे आठपुर का अभिलेख। ध्यान करना जी, जिस भी मंदिर के या फिर मंदिर के नाम के पीछे स्वर नाम होगा वो सारे महादेव के मंदिर हैं। ये कब की है? तो ये तो बताते हैं अपने 953 ईस्वी की है। और ये कब का है? तो ये अपने 977 एडी का है। 977 एडी का। क्या क्या बातें लिखी हुई इसके अंदर तो हम एक एक डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले बात यह भी, ये प्रशस्ति मिली कहां पर? तो उदयपुर में एक शिव मंदिर के अंदर मिली है। लेकिन जब इस प्रशस्ति को पढ़ा गया तो इसमें कहा भी तो यहाँ की प्रशस्ति है ही नहीं, ये तो किसी दूसरी जगह से लाई गई है। जब इसको पढ़ा गया तो ये पता चला ये किसी ब्रह्मा मंदिर की प्रशस्ति है। तो अब इसके अंदर प्रशस्ति के अंदर और क्या क्या मिले हमें? तो इस प्रशस्ति के अंदर हमें अल्लट की माता का नाम पता चलता है। इसकी माता का नाम था महालक्ष्मी। और क्या पता चलता है? तो एक इसका पुत्र था, एक पुत्र का नाम पता चलता है नरवाहन। मैं एक बार इस साइड से मिटा देता हूँ, इस पर बाद में आएंगे थोड़ा सा। और क्या क्या मिलते हैं? और अल्लट ने इसके अंदर कहा है भी, जब ये मंदिर बना तो इसके अंदर जितने भी चंदा देने वाले थे यानी गोष्ठिक थे, उन गोष्ठिकों के नाम मिले। चंदा देने वाले को बोलते हैं गोष्ठिक। गोष्ठिकों के नाम मिले। और कहा भी ये मंदिर बहुत बहुत सुंदर है, भव्य मंदिर है। खूब सारे गायक इसके अंदर रहा करते थे, खूब सारी आसपास में जनता रहा करती थी। और इस आगे इस प्रशस्ति के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस प्रशस्ति के अंदर ये लिखा हुआ है कि अल्लट ने अपने शासन काल में ही मंत्री विभाग की स्थापना कर ली थी। किसकी स्थापना कर ली थी? मंत्री विभाग की स्थापना। अब ये मंत्री विभाग कौन कौन से थे? तो हम 400-500 के नाम लिख लेते हैं। याद नहीं करने, इनको नहीं पूछेंगे प्रश्न यहाँ से, लेकिन अपने थोड़े माइंड में रहेगा कि भी हम यहाँ पर इसने जो अल्लट ने मंत्री विभाग की स्थापना की, कौन से मंत्री थे? एक हम पढ़ते हैं अमात्य। बोले भी अमात्य कौन? जो मान लो कोई प्रधानमंत्री टाइप का दीवान जो हुआ करते थे उनको बोलते हैं अमात्य। एक इन्होंने कहा कि संधि विग्रह। कौन से जी? संधि विग्रह। दो राजाओं के बीच में जो संधि करवाने के बीच जो समझौते के अंदर जो मध्यस्थता जो करेगा उसे बोलते हैं संधि विग्रह। संधि कराने का काम। एक पढ़ते हैं बांदीपति। और कौन सा था? बांदीपति मतलब जो भाई बाट थे, जो लिखने का काम किया करते थे या फिर और जो गाने बजाने का जो काम किया करते उन्हें क्या बोलते हैं? अपने बही बाट, उनको बोलते हैं बांदीपति। और क्या मिला है? एक मिला जो में अक्षपटलिक। अक्षपटलिक वित्त विभाग। क्या मिला जी? वित्त विभाग। एक मिला हमें विस्काधिराज। वैद्य पदारी, जो भी डॉक्टर साहब थे वो इसमें थे। तो इसने खूब सारी इसमें चर्चाएं की है, अपने मंत्रियों के नाम तक बताए इसने। कौन कौन से विभाग थे? अमात्य, संधि विग्रह, बांदीपति, अक्षपटलिक और विस्काधिराज। एक इसने
यहाँ पर आहड़ में ही। अब हालांकि राजधानी इनकी अभी भी नागदा ही है, लेकिन जो सब स्टेशन था कोई छोटा कोई सेंटर बनाया उन्होंने, आहड़ को बनाया। जिसमें बोल दूं अपना जो हाई कोर्ट है जोधपुर, लेकिन एक उसकी ब्रांच कहाँ बनी अपने जयपुर में। तो उसी तरह इनकी राजधानी तो है नागदा, और कोई छोटा सेंटर बना रखा है इन्होंने आहड़, लेकिन राजधानी के सारे कामकाज अभी भी नागदा के अंदर हो रहे हैं। और अल्लट ने आहड़ में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया, और इसी वराह मंदिर से ये प्रशस्ति मिली थी। हालांकि मेवाड़ वाले जितने भी राजा सारे भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक रहे थे, बहुत बड़े भगत रहे थे, लेकिन अल्लट के बारे में कहा जाता है ये विष्णु का उपासक भी था, विष्णु उपासक था। एक बात ध्यान रखना, जितने भी मंदिरों के नाम के पीछे स्वर आएंगे वो सारे महादेव के मंदिर हैं, और जिनके पीछे वराह जो मंदिर मिलेंगे वो सारे विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। अब हमने पीछे यहाँ पर जिक्र किया भी अल्लट ने अपने शासनकाल में ही मंत्री विभाग की स्थापना कर ली थी और मंत्रियों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी थी। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लट ने अपने शासनकाल में मेवाड़ में सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी थी। क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार ये, मेवाड़ में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति सबसे पहले किसने की थी? प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति मतलब आज के टाइम में हम बोलते हो तो बोलते थे नौकरशाही। जैसे मान लो आज आप तैयारी कर रहे हो, आप सरकार के नौकर बनोगे, तो ये क्या हो गया आपके नौकरशाही। वही बात इसने कर दी। तो आज हम पढ़ रहे हैं तो नौकरशाही व्यवस्था, ये हमारा एक राजा उस समय शुरू कर गया था अल्लट, 953 के आसपास शुरू कर गया था ये। तो देख लो जी, आहड़ के वराह मंदिर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। और मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही या प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति किसने कर दी? अपने अल्लट ने कर दी थी। ये सारी बातें किसके अंदर लिखी हुई है? सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर। अब हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, कौन सा था अपना? आठपुर अभिलेख। एक अपना आठपुर अभिलेख, कब का है जी? तो 977 का। कब का है? 977 ईस्वी का। क्या क्या मिला इसके अंदर? आहटपुर अभिलेख के अंदर ये कहा गया है कि आहटपुर में एक तो गोहिल से लेकर शक्ति कुमार तक का उल्लेख मिलता है। कहां से लेकर? गोहिल से लेकर शक्ति कुमार तक का उल्लेख। तो बीच में अल्लट आएगा, बीच में कौन आएगा? अल्लट। एक बात इसके अंदर कही गई, हम पीछे पढ़ के आए थे, सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर अल्लट की माता महालक्ष्मी का महालक्ष्मी नाम मिलता है। अब आहटपुर अभिलेख में अल्लट की माता महालक्ष्मी को राष्ट्रकूट वंश की बताया गया है। महालक्ष्मी का वंश बताया गया इसके अंदर। कौन से वंश की थी? अपने राष्ट्रकूट वंश की। और ये राष्ट्रकूट अपने यहाँ पर आकर क्या हो गए थे? राठौड़। हम पढ़ेंगे आगे, जब राठौड़ों का इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे भी ये अपने साउथ इंडिया से आए थे। साउथ इंडिया में राष्ट्रकूटों का शासन था। राष्ट्रकूट यहाँ पर आकर क्या हो गए थे? अपने राठौड़। एक बात और, एक अपने दक्षिण एशिया से एक आई हुई जाती थी हुण, सॉरी मध्य एशिया से, मध्य एशिया से आई हुई जाती थी हुण। इनकी एक राजकुमारी थी हरिया देवी। इस हरिया देवी के साथ अल्लट की क्या हुई थी? शादी। सीधी सी बात ये भी अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ क्या किया था? विवाह किया था। हुण कहां से आए थे? तो मध्य एशिया थे। मध्य एशिया से तो कौन हो गए? विदेशी हो गए। सीधी सी बात ये है भी अपने जो सबसे पहले मेवाड़ के अंदर या राजस्थान के अंदर विदेशी बहू कौन लेकर? तो अपने भाई लेकर था अल्लट। इंटरनेशनल मैरिज हो गई है। अब पहली बात तो ये मैं एक बात कहूँ आपको भी, हुण अपना जो बाउंड्री है वो अपने अफगानिस्तान के टच करती है।
और अफगानिस्तान से थोड़ा सा आगे जब आगे निकलते तो मध्य एशिया के अंदर ये रहा करते थे, हुण, शक, कुषाण। तो अपने थोड़े से बाउंड्री से थोड़े से बाहर थे और अंदर की तरफ आ गए। अंदर की तरफ आने के बाद जब ये यहाँ पर रहने लग गए तो क्षत्रियों के साथ घुल मिल गए। इस कारण इन्होंने हुण, शक, कुषाण, इन्होंने अपनी संस्कृति को अपना लिया। ये अपनी संस्कृति को इतने ज़्यादा अपना चुके थे कि अपनी एक राजकुमारी की शादी इसके साथ कर दी, यहाँ के राजा के साथ कर दी थी। तो इसी कारण हम शक, हुण, कुषाण इनको हम विदेशी मानते नहीं है। अब आगे की बात, इस हरिया देवी ने एक गांव बसाया था हर्षपुर। ये क्वेश्चन पूछा हो गई, कौन सा गांव बसाया था? हर्षपुर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरिया देवी ने कौन सा गांव बसाया? अपने हर्षपुर गांव बसाया था। और ये बात किस अभिलेख के अंदर लिखी हुई है? तो आठपुर अभिलेख के अंदर लिखी हुई है। भी हमको ये पूछ ले भी आठपुर अभिलेख में क्या क्या मिलता है, तो कब का ये? तो 977 AD का है। और क्या क्या बात लिखी हुई है? तो इसमें लिखा हुआ है गुहित से लेकर शक्ति कुमार तक का इसके अंदर उल्लेख मिलता है। और इसमें अल्लट की माता महालक्ष्मी के वंश का पता चलता है। कौन सा वंश? अपने राष्ट्रकूटिया राठौड़ वंश। और अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था और इसी हरिया देवी ने गांव कौन सा बसाया? अपने हर्षपुर। ये बात होगी अपने अल्लट की। आगे करें शुरू। अगला जो हम राजा पढ़ेंगे वो है जेतर सिंह। लगभग 1213 से 1253 AD। अब यहाँ से अब थोड़ा सा सन वगैरह मिलने शुरू हो गए। अब आप कहोगे सर सन तो याद वैसे नहीं होते, नहीं करने सन याद। सिर्फ सन इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि क्रोनोलॉजी, इनका जो क्रम है वो थोड़ा सा याद हो जाए। कई बार क्या होता है भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि निम्नलिखित को क्रमानुसार सजाइए, या कौन सा राजा किस टाइम था इसके अनुसार आ सकती है। जब पहले जब हिस्ट्री पढ़ा करते थे तब ये कहा करते थे भी हिस्ट्री तो बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ो सुबह सफा। उतना होना ही था जी, ये इतनी सने थी। लेकिन आजकल आरपीएससी और अपना जो बोर्ड है सनों की क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है, तो हिस्ट्री बेवफा नहीं है। हिस्ट्री आजकल अपने वफाई करने लगी है अपने साथ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भी इसको, ठीक है। अब इसके अंदर पढ़ने वाला क्या है? तो इसके अंदर अपने पढ़ने वाला है बुताला का युद्ध। अब बात वही आई जी, कब और कहाँ? तो ये अपने नागदा के पास एक जगह पड़ती है। तो नागदा अपने कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। अब जब ये पूछा गई कहाँ के लिए, तो आ गया अपना नागदा। और ये युद्ध कब हुआ? तो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं ये युद्ध अपने 1222 में हुआ, कुछ कहते हैं 1229 में हुआ, लेकिन कईयों ने तो ये कह दिया ये 1222 से लेकर 34 के बीच हुआ था। लेकिन अपनी जो 10वीं क्लास की बोर्ड की बुक है उसके अंदर एग्जिट दे रखा है 1227। तो युद्ध हम कब मानेंगे? ये 1227 को। उस किताब के आधार पर क्या मानते हैं अपने? 1227 ईस्वी। जेतर सिंह शासनकाल 1213 से 1253। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं। कौन सा है? बुताला का युद्ध। कहाँ हुआ था? नागदा में। नागदा कहाँ है? उदयपुर में। युद्ध कब हुआ? अपने 1227 में। उस समय दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश। दिल्ली का सुल्तान कौन? अपने इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने यहाँ पर नागदा पर आक्रमण किया। जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ। इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच में। इल्तुतमिश कौन भी? जब 1192 के अंदर मोहम्मद गोरी भारत पे कब्जा कर लेता है, जब गोरी वापस गया था तो उसने अपने एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ पर नियुक्त करके गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में यहाँ का शासक बना आराम शाह। आराम शाह तो बेलखना था, उसमें ज़्यादा लक्षण थे नहीं। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटाया और दिल्ली का क्या बन गया? अपने नवाब बन गया। अब जब इल्तुतमिश नवाब बना या फिर बादशाह बना तो उसने चाहा भी मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। जब आप दिल्ली के अंदर बैठे हो तो आपकी ठीक नाक के नीचे पड़ा राजस्थान। आप सभी बादशाह चाहेंगे कि हम राजस्थान पे आक्रमण करें, कब्जा करें। तो इसी उद्देश्य से इल्तुतमिश ने कहाँ पर आक्रमण कर दिया? अपने नागदा पे आक्रमण कर दिया। उस समय अपने
नागदा के राजा कौन है? जैतर सिंह। राजधानी अभी भी नागदा ही है जिनकी, राजधानी अभी क्या इनकी नागदा ही है। बप्पा रावल के टाइम में कौन सी थी? नागदा। अल्लट के टाइम पे हालांकि सबसे छोटा स्टेशन जो कौन सा बन गया अपने, आहट जरूर बन गया था, लेकिन इनका अभी भी वास्तविक राजधानी कौन सी बनी हुई है? नागदा। अब इल्तुतमिश वही है। अब आपने एक शायद इतिहास में एक नाम सुना होगा, रजिया सुल्तान, जिसे कहते हैं भी भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। आपने गाना सुना पीछे, रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया तो राम जाने गुंडों में फंसी या नहीं फंसी, यहाँ पर रजिया के पापा फंस गए थे जैतर सिंह के पास। इस युद्ध के अंदर इल्तुतमिश हारता है और जैतर सिंह इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। इसके अंदर जीत किसकी हुई? जैतर सिंह की। अब युद्ध जीतने के बाद अपने वाले जो भी राजा थे या जितने भी सैनिक थे वो या तो युद्ध लड़ते थे, नहीं सॉरी युद्ध जीतते थे या मरते थे। अपने वालों में बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके पास मान लो 10,000 की सेना है, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध वो हार रहे हैं। अगर उनके पास 5,000 सैनिक बचते हैं तो 5,000 को वापिस आ जाओ। वो सैनिक कहेंगे सर युद्ध लड़ना है, बोले वापिस आ जाओ। दोबारा आएंगे 10,000 सैनिक और लेकर आएंगे, इस बार घर में घुस के मारेंगे। लेकिन अपने वाले में तो वो था ही नहीं। जब जैतर सिंह की सेना यहाँ सॉरी इल्तुतमिश की सेना यहाँ से हार कर वापिस जा रही थी तो नागदा लूट लिया इन्होंने। क्योंकि होता ये है भी सैनिक सारे तो युद्ध के मैदान में होंगे, लेकिन जो बाद की जो जनता है, जो जनता है, जो किसान लोग हैं वो कहाँ पर रहेंगे? उनको एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ेंगे। उनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के बाद नागदा बिल्कुल खाली था। जब जैतर से इल्तुतमिश की सेना वापस जा रही तो नागदा बिल्कुल सुनना पड़ा। इन्होंने जाते हुए नागदा लूट लिया था। जब जैतर सिंह के सैनिक युद्ध को जीतने के बाद तमंचों को डिस्को करने लगे, भाई शाम को पार्टी की इन्होंने अच्छे तरीके से। जब वापस घर आए तो घर पे कोई था ही नहीं, लूटा पड़ा था नागदा। तब जैतर सिंह के मन में आई कि हम अगर समतल के अंदर अगर कोई राजधानी रखते हैं तो कोई भी दुश्मन आके कभी भी आक्रमण कर सकता है, कोई भी आनिया वानिया आके यहाँ पर आक्रमण कर देगा। हमें राजधानी एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर बनानी है। उस समय राजस्थान का सबसे कोई मजबूत किला था, वो था चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। लेकिन चित्तौड़ उस समय था परमारों के पास। किसके पास था ये? परमारों के पास था। जैतर सिंह चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, परमारों को हराता है, चित्तौड़ को अपनी चित्तौड़ पे क्या कर लेता है? ये कब्जा कर लेता है और चित्तौड़ को क्या बना लिया इसने? राजधानी। तो चित्तौड़ मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाए। कौन सी बनाए? तीसरी। पहली नागदा, दूसरी आहड़ और तीसरी कौन सी? अपने चित्तौड़। ठीक। अब बात यह है भी ये युद्ध हुआ कब हुआ, कैसे हुआ, किन किन के बीच में हुआ, इस युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो अपने एक राइटर हुए जय सिंह सूरी। ये भी सूरी जो सारे जैनी हैं। सूरी क्या हो गए? अपने सारे जैन है। फिर कहोगे सर आप सेंस जय सिंह सूरी। हाँ जय सिंह सूरी, सॉरी जय सिंह सूरी। सूरी जो भी अपने जैन राइटर हैं। फिर आप कहोगे सर शेरशाह सूरी, वो भाई साहब सूर था, अपने वालों से सूर नाम करते करते उसमें क्या आ गए? सूरी लेके आ गए। इसने किताब लिखी है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन किताब का नाम याद रखना, भी पूछी हुई किताब है और पूछ सकते हैं। जय सिंह सूरी की किताब कौन सी है? अपने हमीर मद मर्दन। यहाँ पर हमीर किसे कहा गया है? यहाँ पर हमीर इल्तुतमिश के लिए कहा गया। हमीर का मतलब अमीर। अमीर का मतलब क्या है इसके अंदर? अमीर किसके लिए कहा गया? इल्तुतमिश के लिए। मद मतलब घमंड। मद मतलब घमंड, मर्दन मतलब तोड़ना। अमीर के घमंड को तोड़ना। किसने तोड़ा? अपने तो जैतर सिंह ने तोड़ दिया इसके। अब जय सिंह सूरी अपने एक गुजरात में जगह पड़ती है धोलका। गुजरात में जगह कौन सी पड़ती है? अपने धोलका। वहां का एक राजा था
वीर धवल बघेल, वीर धवल बघेल। ये बाघेला ये सोलंकी होते भी है, चालुक्य भी सोलंकी होते हैं और बघेल भी क्या होते हैं अपने सोलंकी होते हैं। धोलका कहां पर अपने गुजरात में। धोलका का राजा कौन है उसमें, वीर धवल बघेल। इसके दो मंत्री थे, वास्तुपाल और तेजपाल, वास्तुपाल और तेजपाल। ये जो जयसिंह, इसका वास्तुपाल तेजपाल का नाम याद रखना, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में जब हम मंदिर उसमें सॉरी लूण वसई मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तब इन दोनों का नाम आएगा। मैं पूछूं आपसे वहां जाके इनसे, वास्तुपाल और तेजपाल। ये जो जयसिंह सूरी है ना, इनका शिष्य है। जयसिंह सूरी किनका शिष्य है, अपने वास्तुपाल और तेजपाल। इन्होंने कहा कि जयसिंह तेरा काम है लिखना, तू तो नोट्स बना ही रहा है, हमारे वाले थोड़े से बना दे यार। इसने कहा कि हमारे वाला जो राजा है ना वीर धवल बघेल, इसके बारे में तू बातें लिख, कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख। तो जयसिंह सूरी लिखता है भी जब जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ, तब हमारे धोलका के राजा वीर धवल बघेल ने जेतर सिंह की, हालांकि जेतर सिंह युद्ध में हार रहा था और वीर धवल यहाँ पर जाकर जेतर सिंह की सहायता करता है। लेकिन तो इसकी खूब सारी तारीफ की इसके अंदर भी, वीर धवल यहाँ आया था, अच्छे तरीके से लड़ा था, इल्तुतमिश को यहाँ पर भगा दिया था इसने और जेतर सिंह युद्ध जीत जाता है। लेकिन बाद में कुछ एक अपने अभिलेख मिलता है, चिरवा का अभिलेख। चिरवा का अभिलेख, इस अभिलेख के अंदर कहा गया भी ये झूठी है, फर्जी बात है। इसके ये वीर धवल तो आया नहीं था, जेतर सिंह अपने दम पर खुद जीता है। लेकिन एक बार तो जयसिंह सूरी इस किताब के अंदर कहने में सफल हो ही चुका था। अब देखो जेतर सिंह के बुताला युद्ध की जानकारी में कहाँ से मिलती है, अपने जयसिंह सूरी के पुस्तक हमीर मदमर्दन में। यहाँ पर हमीर किसे कहा गया, इल्तुतमिश के लिए कहा गया। और जयसिंह सूरी कौन था, तो अपने गुजरात के राजा, गुजरात के धोलका के राजा कौन थे, अपने वीर धवल बघेल। वहां के उसके दो मंत्री कौन थे, अपने वास्तुपाल और तेजपाल। इनका जो शिष्य कौन था, अपने जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी ने ये किताब लिखी थी। अब ये जो शासन काल है, ये जो टाइम पीरियड है, इसे कहा जाता है मेवाड़ का श्रवण काल। मेवाड़ का श्रवण काल, मेवाड़ का श्रवण काल। अभी आपसे ये पूछ लेगा कोई भी, जेतर सिंह के शासन काल को क्या कहा गया, तो मेवाड़ का श्रवण काल। या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि मेवाड़ का श्रवण काल किस शासक के शासन को कहा गया, तो किसको कहा गया, जेतर सिंह। तो ये हमने आप दो राजा पढ़े, अल्लट और जेतर सिंह। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम अगले राजाओं का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।